कल्ट अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया और बाकी साइट्स के अगर माने तो कल्ट की डेफिनेशन करना मुश्किल काम नहीं है। कल्ट एक स्मॉल ग्रुप्स का कलेक्शन कहा जा सकता है जिसमें कुछ लोग जमा होते हैं। कल्ट का हमेशा एक कैरिज्मेटिक लीडर रहता होता है जिसमें लीडर्स के ऑर्डर को उसके फॉलोअर्स या ये जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं ये फॉलो करते होते हैं। कल्ट में लीडर की भूमिका ही सब कुछ मानी जाती होती है। उसके ऑर्डर्स को निगलेक्ट करना कल्ट में सही नहीं समझा जाता था, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कल्ट के लीडर्स के ऑर्डर को फॉलो करना उसकी बेअदबी या उसका नॉन कंप्लायंस समझा जाता होता है। कल्ट के कुछ बिलीफ्स होते हैं जिनको कल्ट के फॉलोअर्स को फॉलो करना होता है। ये बिलीफ सिस्टम उनके इस कैरिज्मेटिक लीडर के जरिए ही बताए जाते होते हैं। अक्सर देखा गया है कि जो कल्ट मेंबर्स होते हैं इन पर इनके करिज्मेटिक लीडर का प्रभाव शुरू में पॉजिटिव ही रहता होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कल्ट बड़ा होता जाता है और कल्ट के लीडर को पता लगता जाता है कि अब उसकी पावर बढ़ रही है और इन ब्लाइंड फॉलोअर्स पर उसकी पकड़ मजबूत हो चुकी है, तो फिर वो अपना असली खेल शुरू करता है। मोस्टली केसेस में कल्ट के परिणाम बुरे, भयावह और डरावने निकलते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। साल 1997 की बात है। क्यूबेक कनाडा में रॉक थ्रिलर नाम का एक आदमी रहता था। वो एक चेन स्मोकिंग स्टॉप करने के क्लिनिक को चलाया करता था और रिलीजियसली वो 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च नाम के एक संगठन के लिए काम किया करता था। बेसिकली अगर हम देखें तो क्रिश्चियनिटी में दो भाग हैं, एक प्रोटेस्टेंट चर्च और एक कैथोलिक चर्च। प्रोटेस्टेंट चर्च की ही एक शाखा है या आप कह सकते हैं कि एक ब्रांच है जिसके 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च कहा जाता है। 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च था, इसके कुछ अपने बिलीफ सिस्टम होते थे, जैसे कि ये वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करते हैं और इस तरह से ही हेल्दी डाइट को आगे लाते हैं। रॉक थ्रिलियट नाम का ये जो व्यक्ति था ये उस समय पर इस 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च के लिए काम करते थे, पर एक घटना ने इसे इस 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च से बेदखल करवा दिया। वो घटना कुछ यूं है कि एक लेडी हुआ करती थी जो कि 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च से जुड़ी हुई थी। उसे ल्यूकीमिया की शिकायत थी। रॉक थ्रिलियट ने उसे अपने क्लिनिक और अपने शरण में लिया और उसका इलाज 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च के बिलीफ्स के तहत वेजिटेरियन चीज़ों से करना शुरू किया, जैसे कि ग्रेप जूस और इसी तरह की चीज़ों से उसके ल्यूकीमिया के इलाज करने की नाकाम कोशिश की गई, जिसका परिणाम स्वरूप यह निकला कि उस महिला की मृत्यु हो गई। 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च ने रॉक थ्रिलियट को मनमाने तरीके से किसी का इलाज करने के चलते उसे वहाँ से निकाल दिया। पर रॉक थ्रिलियट की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। रॉक थ्रिलियट इसके बाद आगे बढ़ता है और अपना खुद का एक कल्ट शुरू कर लेता है। उसकी उम्र 30 साल की थी और उसके फॉलोअर्स की गिनती उस समय 10 थी। रॉक थ्रिलियट इस 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च से निकलने के बाद जब अपना संगठन शुरू कर लेता है तो वो खुद को गॉड का अवतार या गॉड का प्रॉफिट कहना शुरू कर देता है। वो ये दावा करता है कि पिछले प्रॉफिट मोजेस का ही वो एक इनकारनेशन है और मोजेस की तरह ही उसे भी गॉड ने इस धरती पर भेजा है अपने फॉलोअर्स को बचाने के लिए। रॉक थ्रिलियट का ये दावा था कि फरवरी 1979 में इस धरती का खात्मा हो जाएगा, इस धरती पर प्रलय आ जाएगी। साल 1978 में अपनी इस डूम्सडे की भविष्यवाणी को से बचने के लिए उसके चेलों ने माउंटेन साइड, जिसे वो इटर्नल माउंटेन कहा करते थे, उसमें शरण ली। उस समय उसके कल्ट में 4 मर्द, 9 औरतें और 4 बच्चे शामिल थे। इस रिलीजियस कम्यून में पहले फ्री थिंकिंग और फ्रीडम पे जोर दिया जाता था। इसके मेंबर्स अपनी आजीविका चलाने के लिए बेक प्रोडक्ट जैसे कि ब्रेड, बिस्कुट, इस तरह की चीज़ें बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। इक्वालिटी को शो करने के लिए इसके मेंबर्स एक खास तरह की ड्रेस पहना करते थे जो कि टखनों तक लंबी हुआ करती थी।
दिन गुजरते गए और रॉक थ्रिलियट की भविष्यवाणी यानी कि साल 1979 फरवरी में और चला गया। रॉक थ्रिलियट की भविष्यवाणी बिल्कुल उसी तरह से फर्जी साबित हुई जैसा कि वो खुद था। उनके द्वारा पूछे जाने पर रॉक थ्रिलियट ने इस बात का जवाब इस प्रकार से घुमाया कि जो धरती का समय है और जो हेवन का या कहा जाए कि ईसाइयों के स्वर्ग का जो टाइमिंग है वो अलग होता है। इस तरह से कहकर रॉक थ्रिलियट ने अपनी झूठ और अपने फरेब को छुपा लिया। लेकिन उसके कल्ट के लोगों पर उसका प्रभाव इतना मजबूत था कि उसके इस झूठ को देखते हुए भी उसके कल्ट के लोगों ने उस पर विश्वास कम नहीं किया। उसके मेंबर्स धीरे धीरे बढ़ने लगे। साल 1981 की एक बात है। सैमुअल गिलगेर नाम का 2 साल का एक बच्चा था। इस बच्चे को यूरिनेशन करते हुए अपने पीनाइल रीजन में तकलीफ होती थी और इसका इलाज करने के लिए रॉक थ्रिलियट और उसके लोगों ने उसके पेनिस को स्लाइस करके ओपन कर दिया। बच्चा सैमुअल गिलगेर अपने दर्द से छटपटा रहा था और किसी तरह के उपचार की मांग कर रहा था। तब भी रॉक थ्रिलियट का शैतानी दिमाग इस बात से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ कि इस बच्चे के साथ क्या हो रहा है। उसने बल्कि उल्टा उस बच्चे को मार पीट कर चुप कराने के आदेश दिए, जिससे इस बच्चे की बेरहमी से पिटाई की गई और बच्चा देखते ही देखते दम तोड़ गया। अपने इस जुर्म को छुपाने के लिए उसके कम्यून के लोगों ने उस बच्चे की लाश को ले जाकर जलाने की कोशिश की। जैसा कि कहते होते हैं कि जुर्म छुपाने से छुपता नहीं है। पुलिस को जल्द ही इस घटना का विवरण मिल गया और पुलिस ने आकर उस अधजली लाश को अपने कब्जे में ले लिया। रॉक थ्रिलियट और उसके सदस्यों को 18 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन जेल से रिहा होने के बाद भी रॉक थ्रिलियट और उसका हैवानी कल्ट खत्म नहीं हुआ। जेल से रिहा होने के कुछ समय बाद रॉक और उसके फॉलोअर्स ने अपनी एक अलग कम्युनिटी को एस्टैब्लिश किया और इसके लिए उन्होंने नई जगह चुनी, बर्न्ट रिवर, ओंटारियो। इस सुनसान जंगली जगह पर लोगों का आना जाना बहुत कम था। इसीलिए रॉक थ्रिलियट का मानना था कि इस जगह पर उसके कामों का और उसके किए गए इन घटनाओं का कोई भी विवरण लोगों को नहीं मिलने वाला है। इस कम्यून में उस वक्त तक 12 अडल्ट शामिल हो चुके थे और उनके साथ 22 बच्चे भी थे। रॉक ने अपने इस नए स्थापित कम्यून का नाम एंट हिल किड्स के नाम पर दिया गया, क्योंकि इसके जो फॉलोअर्स थे वो बिल्कुल एंट या चींटियों की तरह उसकी सेवा किया करते थे। रॉक की पर्सनालिटी बहुत ही अट्रैक्टिव थी, जैसा कि हर एक कल्ट लीडर की होती है। वो अपने करिज्मेटिक और अपने अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के तहत लोगों को इस तरह से काबू किया करता था कि वो लोग उसकी हर बात को ईश्वर का फरमान समझते थे। उन्हें लगता था कि वो रॉक थ्रिलियट की बात मानकर ईश्वर का ही फरमान मान रहे हैं। इससे होता ये गया कि रॉक थ्रिलियट का विश्वास बढ़ता गया। अब उसे पता था कि वो जो मर्जी कहे, उसके ये ब्लाइंड फॉलोअर्स उसकी बात को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। ना तो वो तर्क की कसौटी पर उसकी बात को परखेंगे और ना ही किसी और तरह का विरोध करेंगे। अब धीरे धीरे ओंटारियो रिवर्स पर बने हुए, बर्न रिवर्स पर बने हुए कल्ट के अब नियम बदलने लगे। पहले तो वहाँ काफ़ी आज़ादी थी, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ पर आपस में बात करने, कल्ट को छोड़कर जाने और किसी भी तरह के संबंध बनाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। बिना थ्रिलियट की इजाज़त के कोई भी पत्ता हिलने तक की भी मनाही कर दी गई थी। प्रोडक्ट्स के बिक्री कम होने की वजह से मेंबर्स को सरेआम पनिश किया जाता था। उन्हें बेल्टों से, हथौड़ों से मारा जाता था और कई बार उन्हें उल्टा टांग कर उनके एक एक बाल को बेरहमी से खींचा जाता था। कभी कभी इस पागल में रॉक थ्रिलियट इस कदर डूब जाता था कि विक्टिम को जमीन पर गिराकर वो उनके ऊपर मल त्याग तक किया करता था। कल्ट के मेंबर्स रहे विक्टिम्स ने ये बातें बाद में बताई कि उन्हें अपनी खुद की टांगों को एक लंबे हथौड़े से तोड़ने, एक दूसरे के कंधों पर वार करने, मरे हुए चूहे खाने के लिए, मल खाने के लिए और गरम गरम तवे पर बैठने के लिए कहा जाता था। अपनी लॉयल्टी और अपनी श्रद्धा को साबित करने के लिए रॉक
कल्ट के मेंबर्स के हाथ और टोज की उंगलियों को काट दिया करता था। अपने इस हैवानी मनोरंजन के लिए रॉक थ्रिलियट अपने इन फॉलोअर्स के बीच में ग्लैडिएटर्स की तरह एक डेथ मैच करवाया करता था। रॉक थ्रिलियट मेंबर्स को फिजिकल टॉर्चर करने के साथ साथ सेक्सुअल टॉर्चर भी किए करने लगा था। उसने कल्ट की सभी फीमेल्स के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए, जिससे वो सभी की सभी प्रेग्नेंट हो गई और इसमें बच्चों की तादाद और बढ़ गई। रॉक में इस समय तक आते आते जरा भी इंसानियत नहीं बची थी। उसने बहुत से बच्चों तक को सेक्सुअली असॉल्ट किया और कुछ को आग में जलाकर भी मारा। कुछ को उसने पेड़ों पर उल्टा लटका दिया और दूसरे बच्चों से लटके बच्चों पर पत्थर फेंकवाए। इस दर्दनाक यातनाओं से डरकर एक माँ ने अपने नए जन्मे बच्चे को इस कम्यून से थोड़ी सी दूरी पर रख दिया था, लेकिन इस टॉर्चर की जगह से वो अपने बच्चे को बाहर बचा नहीं सकी। बच्चा सारी रात ठंड में जमा रहा और इस प्रकार से वो बच्चा मर गया था। रॉक थ्रिलियट का ये आतंक, ये हैवानी खेल काफ़ी दिनों तक चलता रहा, लेकिन आखिरकार सोशल वर्कर्स और लोकल लोगों की मदद से रॉक थ्रिलियट के सारे खेल का भंडाफोड़ हो गया और उन्होंने पुलिस की मदद लेकर फ़ौरन के फ़ौरन काफ़ी बच्चों और काफ़ी लोगों को इस कम्यून से अलग करवा दिया। पर कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन रॉक के खिलाफ नहीं लिया जा सका। इसकी वजह साफ थी कि कम्यून के लोग अभी भी रॉक के खिलाफ कोई बयान नहीं देना चाहते थे। अब इस कल्ट में 2 आदमी और 8 औरतें ही कम्यून में रह गए थे। दिन प्रतिदिन हालांकि उनके साथ भी अग्रेशन बढ़ता चला गया। ये देखने के लिए कि उसके पास हीलिंग पावर है, वो बीमार हुए कल्ट के लोगों पर सर्जरी करना शुरू कर चुका था। रॉक थ्रिलियट ने अपने एक मेल फॉलोअर्स के टेस्टिकल पर एक रबड़ बैंड 8 घंटों तक बांधा था, जिससे कि उसके टेस्टिकल सूज गए और उनमें इन्फेक्शन हो गई। रॉक ने सर्जरी के जरिए उस बेचारे के टेस्टिकल्स को रिमूव कर दिया और उसके जख्मों पर गरम गरम लोहे से दाग दिया। सितंबर 1989 को रॉक अपने एक फीमेल फॉलोअर सोलैंग बोलियार्ड पर सर्जरी परफॉर्म करता है और वो भी बिना किसी एनेस्थीसिया के। उसके फॉलोअर्स को पेट दर्द की एक मामूली सी बीमारी हो गई थी और इसीलिए रॉक ने सोचा कि वो अपनी सर्जरी की कला को इस बेचारी पर आजमाएगा। उसने उसके पेट को तेजी से चीरा और फिर चाकू से उसकी आंतड़ियों का एक हल्का सा पार्ट निकाल दिया। एक प्लास्टिक की ट्यूब से उसने बाद में उस जख्म के अंदर उस ट्यूब को एंटर करवाया, जिससे वो उसे अनीमा दे सके। इसके बाद गैब्रियल लेवेल नाम की एक औरत उसके जख्म को सुई और धागे से सिल देती है। हालांकि ये लेडी सोलांग बोलियार्ड इस नौसिखिए ऑपरेशन के दौरान इंटरनल ब्लीडिंग से मारी जाती है। हालांकि आपको लगने लगा होगा कि शायद रॉक थ्रिलियट इससे ज़्यादा नहीं गिर सकता, लेकिन आप गलत हैं। रॉक थ्रिलियट ने उस मरी हुई औरत को ये कहकर अपने फॉलोअर्स को दिखाया कि मैं अब इस मरी हुई औरत को जिंदा कर दूंगा। इसके लिए रॉक सोलैंग बोलियार्ड नाम की उस मरी पड़ी औरत की सिर में ड्रिल से छेद करता है और उसके इस छेद में अपना स्पर्म इजैकुलेट करता है। इस हैवानी हरकत को करने के बाद भी जैसा कि साफ था, उस औरत की लाश में कोई हरकत नहीं होती और कम्यून के लोगों को फिर से बेवकूफ़ बनाकर वो इस लाश को दफना देते हैं। नवंबर 1989 में रॉक गैब्रियल लेवेल के दांतों को ज़बरदस्ती उखाड़ता है क्योंकि उसे दांत में दर्द हो रहा था। इस इंसिडेंट की रात को वो उसकी एक उंगली भी काट देता है। जुलाई 1989 में लेवेल के एक हाथ को चाकू से आर पार कर देते हैं। बाद में वो मांस काटने वाले चाकू से उसकी पूरी बाजू ही अलग कर देते हैं। 16 अगस्त को लेवेल नाम की यही औरत कम्यून से भागने में कामयाब होती है। अपनी जान बचाकर वो एक हॉस्पिटल पहुंचती है और वो अपने ऊपर गुजरी और कम्यून में होने वाली और अमानवीय हरकतों को वहां पर जाहिर करती है। इस प्रकार से काफ़ी दिनों तक चलने के बाद कोर्ट और प्रशासन कार्रवाई करता है और रॉक को असॉल्ट और बॉडी हार्म के केस में 12 साल की सजा सुनाता है। पर कल्ट के मेंबर पुलिस अथॉरिटी को बॉयलार्ड की बॉडी तक ले जाते हैं।
जिससे उसकी सज़ा को अब कारावास, आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है। रॉक थिलियर्ड को जेल की सज़ा हो जाती है और साल 2011 को रॉक थिलियर्ड को उसका एक सेलमेट, जो कि उसी के साथ जेल में रहा करता था, वो चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतार देता है। अपने इस काम को करने के बाद उसके सेलमेट ने ज़रा भी डर या किसी तरह का पछतावा नहीं दिखाया था, बल्कि उसने यही कहा था कि मैंने इस कमबख्त को मार डाला है, ये लीजिए चाकू, मैंने कोई गलत काम नहीं किया।